श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे घट स्थापना पर जो शास्त्रार्थ चल रहा है। आदरणीय कौशल दत्त जी शर्मा साहब महाविद्यालय निमका थाना के प्राचार्य हैं। आपने जब मैंने एक वीडियो बनाया तो आपने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, और होलिका के पर्व के लिए भी आपने लिखा था कि विद्वानों ने जो भद्रा में होलिका दहन करवा दी, कुछ पंडितों ने या कुछ लोगों ने, वो शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा अखबार में लगाया था। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि वेदरती में घट स्थापना नहीं होती है, ऐसा उनने अखबार में अभी भी लगाया। तो इसके संबंध में मैं बता दूं कि आदरणीय प्रियव्रत जी शर्मा साहब एक तरफा विद्वान थे, शासकीय कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे हैं, और उसके बाद वे एक पंचांग गणित के जानकार थे और धर्मशास्त्री भी थे। मतलब धर्मों व्रत पर्वों का निर्णय अच्छी प्रकार से जानते थे। विद्या, पूर्व विद्या, पर विद्या आदि की परिभाषाएं अच्छी प्रकार से जानते थे। तो उनने क्या लिखा है, सूर्योदय के बाद जिस दिन त्रिमूर्ति व्यापिनी प्रतिपदा हो उस दिन नवरात्र आरंभ करे, कलश स्थापन किया जाता है। प्रतिपदा त्रिमुहूर्त व्यापिनी न हो तो कुछ आचार्यों का मत है कि 2 या 1 मुहूर्त व्यापिनी प्रतिपदा में भी नवरात्र आरंभ कर लेना चाहिए। अमावस्या के दिन नवरात्र आरंभ का निषेध है, लेकिन यदि प्रतिपदा 1 मुहूर्त से कम हो या वह सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाए, अर्थात प्रतिपदा का क्षय हो गया हो, तो भी शास्त्र अमावस्या के दिन ही नवरात्र आरंभ करने का आदेश देते हैं। यहाँ तक तो हमारे कोई आपसी समस्या है नहीं है, यहाँ तक सहमत हैं। पर अब जो अगला भाग आता है वो असहमति वाला आता है। यदि प्रतिपदा की वृद्धि हो तो षष्ठी घट्यात्मक पूर्णा प्रतिपदा के दिन ही नवरात्र आरंभ किया जाता है। सूर्योदयानंतर 10 घटी तक अथवा मध्याह्न अभिजित मुहूर्त घट स्थापना के लिए विहित काल है। प्रतिपदा की पहली 16 घड़ियाँ तथा चित्रा और वेदरती का पूर्वार्ध भाग घट स्थापना के लिए वर्जित काल हैं। यदि इन वर्जित कालों से घट स्थापना के विहित काल को किसी भी स्थिति में बचाया ना जा सके तो इन वर्जित कालों की उपेक्षा करते हुए घट स्थापना इसी विहित काल सूर्योदयानंतर 10 घटी अथवा अभिजित मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए, ऐसी शास्त्रानुमति है। प्रतिबद्ध आद्य षोडश नारी निषेध चित्रा वेदरती योगे निषेधश्च उक्त कालानुरोधन सती संभवे पालनीय धर्म सिंधु में आया है। देखिए, आपने लिखा है कि चित्रा वेदरती का योग है। फिर लिखा है क्या चित्रा होना चाहिए? नहीं। क्या वेदरती योग हो तो? नहीं। मतलब उन्होंने लिखा है कि चित्रा वेदरती योग है, अर्थात चित्रा और वेदरती का योग हो, वो अर्थ नहीं हो पा रहा है। वहां लिखा गया है, अगर उसको पूरा पढ़ें, आपने फिर ये भी लिखा है कि क्या वेदरती और चित्रा पूरे वर्जित हैं? हाँ जी, पूरे वर्जित हैं। पूरे को वर्जित न किया जा सके तब पूर्व का आधा भाग है, और वो भी वर्जित न किया जा सके तो अभिजित वेला में घट स्थापना करना चाहिए। सारा निचोड़ है। पहले तो पूरे को छोड़ दो, चित्रा और वेदरती को नहीं छोड़ सके तो पूर्व का आधा भाग छोड़ दो, वो भी नहीं छोड़ सके तो अभिजित वेला में घट स्थापना कर लो, क्योंकि उसके बाद घट स्थापना नहीं की जा सकती। ऐसे ही एक पंचांगकर्ता ने और मुझे पर्सनल मैसेज किया है
चूँकि उनने पर्सनल मैसेज किया तो मैं उनका नाम नहीं बता सकता। वे लिखते हैं कि वेदरती योग पूरा वर्जित नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि पहले तो कोशिश करो कि वो पूरा छूट जाए, नहीं छूटे तो पूर्व का आधा भाग छोड़ दो। अब कहते हैं कि देवी की प्रतिष्ठा में द्विस्वभाव लग्न प्रशस्त हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर लिखते हैं कि होरा शतक में लिखा गया है कि यदि लग्न में कोई शुभ ग्रह विद्यमान हो और उसके साथ ये राहु या केतु हों तो वे शुभ फल करता हो जाते हैं। नहीं जी, यहाँ पर साथ में सूर्य भी बैठा है तो ग्रहण योग बन रहा है। ग्रहण योग में तो शुभ कार्य कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा, जब लग्न शुद्धि वाली बात आती है तो उसी स्थिति में लग्न की शुद्धि होगी जबकि लग्न और सप्तम पाप रहित हो। लग्न और सप्तम पाप रहित होने का अर्थ है कि लग्न में पाप ग्रह है तो वो लग्न को प्रभावित कर ही रहा है, और यदि सप्तम में पाप ग्रह है तो उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, इसलिए वो भी लग्न को प्रभावित कर रहा है। इसलिए लग्न और सप्तम शुद्ध होना चाहिए तो ही हम उसमें घट स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए, ये हम प्रियव्रत जी शर्मा साहब की पुस्तक को बंद कर देते हैं। तो उसके बाद निर्णय सिंधु क्या कहती है? निर्णय सिंधु ने इस पर विस्तार से लिखा है। धर्म सिंधु में संक्षिप्त है, परंतु निर्णय सिंधुकार ने तो बहुत ही विस्तृत अलग अलग शास्त्रों का मत लेकर जो है यहाँ पर बात लिखी है। इनने लिखा है, प्रतिपदी च वेदत्यादि योग निषेधो भार्गवार्चन दीपिकायां देवी पुराणे त्वाष्टवेदरति युक्ता चेत प्रतिपच्चंडिकार्चने तयोरन्ते विधातव्यं कलशारोपणं गुह इति चित्रा वेदरति युक्तापि द्वितीया युक्ता चेत्सेव ग्राह्येत् सुखं दुर्गोत्सवे भद्रान्विता चेत् प्रतिपत्तु लभ्यते विरुद्ध योगेरपि संगता सती सेवा प्राणे विबुधेर्विधेया श्रीपुत्र राज्यादि विवृद्धि हेतु इति यदा तु वेदरत्यादि परिहारेण प्रतिपन्न लभ्यते तदोक्तं तत्रैव कात्यायनेन प्रतिपद्याश्विने मासी भवेद् वेदति चित्रयोः आद्यपादो परित्यज्य प्रारभे नवरात्रकम इति। भविष्य में भी आया है, चित्रा वेदरति संपूर्ण प्रतिपच्चेद् भवेन्नृप त्याज्याह्यांशांस्त्रयस्त्वाद्यस्तु रियांशेतु पूजनम इति रुद्रयामले अपि। रुद्रयामल में भी आया है, वेदरतो पुत्रनाश स्या चित्रायां धनाशनम तस्मान्न स्थापयेत् कुंभम चित्रायां वेदरतो तथा संपूर्णा प्रतिपद्येव चित्रायुक्ता यदा भवेत् वेदरत्या वापि युक्ता स्यात् तदा मध्यन्दिने रवो अभिजित मुहूर्तं यत्तत्र स्थापनमिष्यते इति चित्रा दिनिषेधे मूलं चिन्त्यम् रात्रो कलश स्थापन निषेध निर्णय। अब आगे रात्रि में कलश स्थापन का निर्णय आता है, परंतु हमारा मूल क्या है? चित्रा और वेदरती है। तो देखिए, उनने कहा है कि जैसे नवरात्र का प्रारंभ करे यहाँ है यही मार्ग हैं। प्रतिपदा में वेदरती आदि योग का निषेध भार्गवार्चन दीपिका में देवी पुराण के वाक्य से लिखा है कि चंडिका के पूजन में चित्रा और वेदरती से युक्त प्रतिपदा हो तो उनके उपरांत में घट स्थापन करे। चित्रा और वेदरती से युक्त हो प्रतिपदा, चित्रा से भी हो सकती है, वेदरती से भी हो सकती है, क्योंकि उनकी स्वतंत्र विचार भी मैं फिर आपको बताऊंगा।
चित्रा वेदरति से युक्त भी द्वितीया सहित हो तो वही ग्रहण करनी। यह दुर्गोत्सव में लिखा है कि विरुद्ध योगों से युक्त द्वितीया से युक्त प्रतिपदा मिल जाए तो बुद्धिमान को लक्ष्मी पुत्र राज्य आदि के बढ़ाने वाली हैं, उसको ही अपराह्न में करना चाहिए। जब वेदरति आदि के बिना प्रतिपदा न प्राप्त हो, वेदरति के बिना, ठीक है, उस समय वहाँ ही कात्यायन ने लिखा है कि आश्विन मास की प्रतिपदा को वेदरति चित्रा हो तो आदि के 2 चरण छोड़कर नवरात्र आरंभ करे, भविष्य पुराण में लिखा है। मतलब अगर चित्रा और वेदरति हो और उनको पूरा नहीं छोड़ा जा सके तो आदि के 2 चरण छोड़ दो, मतलब आधा छोड़ दो उसको, पूर्वार्ध। चित्रा का भी पूर्व का आधा भाग और वेदरति का भी पूर्व का आधा भाग छोड़ देना चाहिए, पहले तो पूरा छोड़ो। यदि नहीं छोड़ सके, अभिजीत के बाद तक अगर ये व्याप्त हो तो फिर ऐसी स्थिति में पूर्व का आधा भाग छोड़ दो। और यदि पूर्व का आधा भाग भी नहीं छूट पा रहा हो तो भी अभिजीत में तो घट स्थापना कर ही लेनी है। अब भविष्य पुराण में क्या लिखा है? हे राजन, चित्रा वेदरति पूर्ण प्रतिपदा हो तो आदि के 3 अंशों को छोड़कर चौथे अंश में पूजन करे। यहाँ चौथा अंश लिखा है। रुद्रीय अमल में भी कहा है कि वेदरति में पुत्र का नाश। देखिए, वेदरति में पुत्र का नाश, चित्रा में धन का क्षय होता है, तिससे चित्रा और वेदरति में घट का स्थापन न करे। ये नहीं लिखा कि चित्रा वेदरति के योग में घट स्थापन न करे, ये लिखा है उनने। अगर चित्रा और वेदरति दोनों का योग एक साथ होता तो वो एक के लिए पुत्र का नाश और एक के लिए धन का नाश नहीं बताते, वो संयुक्त फल बताते कि चित्रा और वेदरति योग में पुत्र धन का नाश हो, ऐसा नहीं बताया है। इसका अर्थ है कि वेदरति में पुत्र का नाश का अर्थ है कि वेदरति योग ही हो तो पुत्र का नाश, और चित्रा ही हो तो धन का नाश, और दोनों हो तो दोनों का नाश, ये ठीक है। जिससे चित्रा और वेदरति में घट का स्थापन न करे। इसी प्रकार यदि संपूर्ण प्रतिपदा ही चित्रा या वेदरति से युक्त, यहाँ पे वाह लिखा है, चित्रा व वेदरति से युक्त का अर्थ है या तो चित्रा से युक्त हो या वेदरति से युक्त हो तो मध्याह्न में अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना श्रेष्ठ है। चित्रा आदि के निषेध में प्रमाण नहीं है। मतलब चित्रा आदि के निषेध में प्रमाण नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अगर अभिजीत के बाद तक ये व्याप्त रहते हों वेदरति या चित्रा तो उसका निषेध नहीं है। मतलब उस चित्रा या वेदरति में ही आपको घट स्थापना अभिजीत वेला में करनी पड़ेगी। ये निर्णय सिंधु को इस प्रकार अच्छी तरह पढ़ने के बाद तो शायद समाधान हो ही गया होगा, और नहीं हुआ हो तो एक और मैं बता देता हूँ कि ये क्या कहते हैं। प्रारंभम नवरात्रे स्याद्दित्वा चित्रां च वेदरतिम। नवरात्रि का प्रारंभ चित्रा और वेदरति में न करे। वेदरतो पुत्र नाश, वेदरति में अगर घट स्थापना करते हैं तो पुत्र का नाश होता है। स्या चित्रायाम धन नाशनम, चित्रा में घट स्थापना करते हैं तो धन का नाश होता है। तस्मान स्थापित कुंभम चित्रायाम वेदरतु तथा, इसलिए चित्रा और वेदरति में कुंभ स्थापन अर्थात घट स्थापन न करे। ये शायद समझ में आ गया होगा। अगर दोनों का योग एक साथ मानना होता कि साहब चित्रा और वेदरति दोनों एक साथ हों तो ही घट स्थापना न करे तो वो लिखते कि इनमें घट स्थापना से धन पुत्र का नाश होगा, परंतु उनने वेदरति का अलग फल लिखा है और चित्रा का अलग फल लिखा है। इसका अर्थ है कि दोनों में से कोई भी हो तो भी घट स्थापना नहीं होगी।
इस प्रकार शायद समाधान हुआ होगा। और फिर भी अगर किसी को कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो पर ही कमेंट करें, ताकि उस बात को सभी सुन और देख सकें। सुन लेंगे तो है ही नहीं कमेंट को, तो वो देख सकें कि क्या शास्त्रार्थ चल रहा है और उसका सार क्या निकल रहा है। जब आप जैसे वरिष्ठ विद्वान से मेरे जैसा बालक अगर कुछ निवेदन करेगा तो शायद मुझे भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसी आशा के साथ आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।